बात अब बिहार के बीमार अस्पतालों की, क्योंकि बिहार में मरीज इलाज के बगैर दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों की बदहाली की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाते रहे हैं। अब आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के संसदीय क्षेत्र बक्सर के सदर अस्पताल की है, जहां एक दंपत्ति अपने नवजात के इलाज के लिए भटक रहा था। नवजात के पिता पर ऑक्सीजन सिलेंडर है और मां के हाथ में ट्रे में नवजात है। दूसरी तस्वीर एनएमसीएच पटना की है, जहां फर्श पर लेटा मरीज डॉक्टर का इंतजार कर रहा है। तीसरी तस्वीर भी पीएमसीएच के एक डॉक्टर की है, जिनकी पत्नी ने इसी बदहाल सिस्टम में दम तोड़ दिया। हम आपको तीनों खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे एनएमसीएच की खबर के साथ। जिंदगी की जंग जीतना चाहता है, अपनी सांसें बचाए रखने के लिए हर घड़ी संघर्ष कर रहा है, लेकिन पटना के इस सबसे बड़े कोविड अस्पताल एनएमसीएच में कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं। नर्सें और कई डॉक्टर यहाँ से गुजर गए। पता नहीं उन्हें ये लाचार बीमार दिखा भी कि नहीं। दिखा तो जरूर होगा, लेकिन शायद किसी कर्मचारी और डॉक्टर ने देखने की जहमत नहीं उठाई। सोचिए, जब कोई देखेगा नहीं तो जिंदगी की डोर कितनी देर चलेगी। पार दिया जा रहा है कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग सभी जगह कंप्लेन करके थक चुके हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि जाइए हो जाएगा, जाइए हो जाएगा। इस वजह से लगातार यही हो रहा है। एनएमसीएच की बदहाली की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। वार्ड में मरीज को पंखा झेलने की तस्वीर हो या पर्ची बनवाने के चक्कर में अस्पताल के बाहर कोविड मरीज की मौत, आज तक लगातार इन खबरों को दिखा रहा है। इसी के बाद 23 जुलाई को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनएमसीएच अस्पताल का दौरा किया था और सब कुछ ठीक रहने का दावा किया था। अभी भी मैं कुछ लोगों से मिला जो 3 दिन से भटक रहे हैं, उनको कहीं अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? कोई शिकायत नहीं है और आप तक पहुंच नहीं रही है सर। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं पहुंचाने की। नहीं, मैं इसीलिए आया हूं और सबसे बात किया हूं और सभी लोगों को, जो लोग मरीज हैं, उनको समुचित इलाज, उपचार और व्यवस्था यहाँ दी जाती है। दिन पहले एनएमसीएच के इंचार्ज भी बदले गए, लेकिन जो बदलना था वो अब भी जस का तस है, और वो है यहाँ की बदहाल दम तोड़ती व्यवस्था। अगर यकीन नहीं आता तो एनएमसीएच की एक और तस्वीर देखिए। ये शख्स यहाँ कई दिन पहले भर्ती हुआ, बेड पर काफी देर तड़पता रहा, कोई देखने नहीं आया, बेड से नीचे गिरा और हरकत बंद हो गई। ये डेड बॉडी पड़े हुए हैं, जो कि यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है, और पिछले 3 दिन से ये कपड़ा पड़ा हुआ है डेड बॉडी का, बोलने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है। अब बिहार के अस्पतालों की बदहाली की एक और कहानी। के गार्ड से लेकर मतलब हर आदमी को हम हाथ जोड़ते हैं, आपको भी हम हाथ जोड़ते हैं। मतलब इतनी खराब स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता समय पर अगर उनका इलाज होता, समय पे इलाज रहता है तो सर कुछ नहीं होता। उनको समय पे इलाज होता है तो कुछ नहीं होता। रोते हुए अपना दर्द बता रहे ये पीएमसीएच में खुद एक डॉक्टर हैं, लेकिन अस्पतालों की बदहाली और मनमानी ने इन्हें न भरने वाला जख्म दिया है। इमरजेंसी में जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो डिवाइस को नहीं मिला, तो जिसके कारण काफ़ी दिक्कत हुआ, काफ़ी समय वो लोग बर्बाद कर दिए। पीएमसीएच के डॉक्टर रंजीत सिन्हा अपनी पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काटते रह गए और पत्नी की मौत हो गई। पत्नी शुगर और बीपी की मरीज थी। उन्हें कुर्जी अस्पताल में भर्ती कराने के बाद बेहतर इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए डॉक्टरों ने रेफर किया था। परेशान डॉक्टर पत्नी को बेली रोड स्थित एक बड़े हॉस्पिटल और फिर आईजीआईसी गए, लेकिन यहाँ भर्ती नहीं मिली तो एम्स पहुंचे। वहाँ भी कीमती वक्त यूं ही निकल गया और पत्नी की अस्पताल के गेट पर ही मौत हो गई। अब डॉक्टर रंजीत ने आईएमए को पत्र लिखकर प्राइवेट अस्पताल पर उचित कार्रवाई की मांग की है। निजी अस्पताल का जो प्रबंधन है, जो वहाँ के लोग हैं, वो तो जिम्मेवार है। क्योंकि सरकारी में तो हम गए भी नहीं, मेरे पास उतना समय भी नहीं था। हम तो यही रूबन हॉस्पिटल और पारस हॉस्पिटल में ही गए थे। तो ये 2 जगह का तो यही हाल है। तीसरी जगह हम गए तो आप खुद एक डॉक्टर हैं? जी, हम एक अपने डॉक्टर हैं, पीएमसीएच में यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर है। कहीं भर्ती के लिए मारामारी, कहीं जांच रिपोर्ट के लिए दर दर की ठोकर। बिहार के हेल्थ सिस्टम को क्या हो गया है? राजेश कुमार झा के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। बात अब बक्सर के सदर अस्पताल की करेंगे। बक्सर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का संसदीय क्षेत्र है और यहां के सदर अस्पताल में इलाज के बिना एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट।
पिता के कंधे पर ऑक्सीजन, ट्रे में नवजात को थामे मां। ये सुशासन वाले बिहार की तस्वीर है। बिहार की राजधानी पटना से महज 135 किलोमीटर दूर ये बिहार के बक्सर का सदर अस्पताल है। बक्सर कोई मामूली इलाका नहीं, ये केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का संसदीय क्षेत्र है। जी हाँ, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, जिन पर देश की सेहत का बड़ा जिम्मा है। लेकिन उन्हीं के संसदीय क्षेत्र बक्सर के सदर अस्पताल की ये तस्वीर बताती है कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के इलाके के अस्पताल की सेहत खुद खराब है। अब इस तस्वीर की पूरी कहानी सुनिए, सुनकर आपका मन खिन्न हो जाएगा। ये बक्सर के राजपुर के सखुआना गांव के सुमन कुमार हैं, साथ में उनकी पत्नी। इलाके के एक निजी अस्पताल में सुमन की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन नवजात को सांस में तकलीफ थी, लिहाजा शिशु की जान बचाने के लिए दंपति ने 18 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल का रुख किया। आरोप है कि सदर अस्पताल में कागजी खाना पूर्ति में ही इतना कीमती वक्त जाया हो गया कि पर्ची बनने के बाद पता चला कि नर्स की शिफ्ट खत्म हो गई और दूसरी नर्स जब तक चार्ज संभालती और डॉक्टर को बुलाती तब तक नवजात की सांसें उखड़ चुकी थीं। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब ये दंपति नवजात को लेकर बक्सर के सदर अस्पताल में कागज बनवाने के लिए इधर से उधर भटक रहे थे। उस वक्त अस्पताल में मौजूद एक शख्स ने ये तस्वीर खींची थी। तस्वीरें वायरल हुई तो जिला अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। सिविल सर्जन और डीडीसी साहब को हम लोगों ने निर्देश किया है कि विस्तृत जांच करके दोषी कौन है उसके बारे में बताएं, हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। 21वीं सदी के भारत में ऐसी तस्वीरों को देखकर डर भी लगता है और शर्म भी आती है। बिहार में ये कैसा सुशासन का मॉडल है। पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर, आज तक। खबरें अब बाढ़ से जुड़ी हुई। बिहार पर बाढ़ कोप बनकर टूटी है। गोपालगंज, मोतिहारी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के सैकड़ों गांव इस वक्त जलमग्न हैं। लोग जान बचाने के लिए घर का सामान और मवेशी छोड़ नेशनल हाईवे और दूसरी ऊंचाई वाले स्थानों पर शरण ले रहे हैं। रौद्र रूप दिखा रहे हैं। गांव के गांव पानी में समाते जा रहे हैं। गांव की क्या बिसात जब शहर तक बाढ़ से घिरे हैं। और तो और नेशनल हाईवे तक पर नदियों ने कब्जा कर लिया है। मोतिहारी में गंडक नदी सड़क के ऊपर से बह रही है। खतरे का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं जब प्याज के बोरों से भरी एक पिकअप वैन देखते ही देखते बाढ़ के पानी में समा गई। मोतिहारी में बाढ़ में जलमग्न एक महिला ने एनडीआरएफ की नाव पर ही नवजात बेटी को जन्म दिया। उन्हें प्रसव पीड़ा की सूचना पर एनडीआरएफ टीम लेने पहुंची थी, लेकिन गंडक के कहर के चलते पहुंचने में वक्त लगा और फिर अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची का जन्म हो गया। गनीमत है कि अब अस्पताल में दोनों स्वस्थ हैं। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में बागमती नदी का कहर ऐसा टूटा है कि कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। लोगों ने एक ऊंचे स्कूल की इमारत पर ठिकाना बनाया है, लेकिन स्कूल के आसपास भी बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे वहां ठहरे लोगों को खतरा पैदा हो गया है। गोपालगंज में सारण तटबंध टूट जाने की वजह से बरौली प्रखंड के कई गाँव में 7 से 8 फीट पानी भर गया है। कोई रस्सी के सहारे जान बचाने के लिए भाग रहा है तो कोई नाव की मदद से। इंसान तो जैसे तैसे निकल जा रहे हैं, लेकिन जानवर भगवान भरोसे हैं। घर में रखा सामान भी छोड़कर भागना पड़ रहा है क्योंकि बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची। ऐसे में आज तक की टीम ने बाढ़ में फंसी बुजुर्ग महिला को बचाया। मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी ने भारी तबाही मचाई है। आज तक की टीम हालात का जायजा लेने के लिए मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा और माधोपुर गांव पहुंची तो देखा कि बाढ़ प्रभावित लोग अपना सामान लेकर नाव से NH57 की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से नेशनल हाईवे 57 जो है अब बाढ़ पीड़ितों का जो है वो आशियां बन गया है। किस तरीके से जैसे जैसे लोगों के घरों में पानी घुसता गया है, गांव में पानी घुसता गया है, उसके बाद मजबूरी में अब लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH57 पर जो है वो अपना ठिकाना बनाना पड़ा है। यहीं पर बाढ़ राहत शिविर चल रहा है और आप देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, परिवार हैं, वो
एनएच के बीचों बीच यहाँ आकर अपना जो है आशिया उन्होंने बनाया है। यहाँ दर्जनों गांव में कमर तक पानी भर चुका है। घर बार, खेत खलिहान सब बाढ़ ले चुकी है। बिहार के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब 10 लाख की आबादी मुसीबत में फंसी है। बिहार के सामने चुनौती बड़ी है, लिहाजा जरूरत है कि सरकार तेजी से राहत कार्य चलाए ताकि तबाही से नुकसान कम से कम हो। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, मोतिहारी से सचिन पांडे, गोपालगंज से सुनील तिवारी और दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक। बिहार के कई जिलों में भीषण बाढ़ का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में एक युवक बाढ़ की तेज धार में बाइक के साथ बह गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। बाइक वाला शख्स मछुआरा है और गांव सड़क पर ये चल रहा था। हादसे में मौत के बाद परिवार को सरकारी सहायता दिलवाने गया था और इस बीच कांटा मल्लाहाई के पास टूटी सड़क पर पानी की तेज धार में बह गया। देखिए, ये हमारे माननीय सरपंच साहब जो बाढ़ के पानी में इनका गाड़ी फंस चुका है और ये डूब रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे यूपी के महोबा की तस्वीर, जहां के जिला अस्पताल की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। आधे घंटे की मूसलाधार बारिश में महोबा का जिला अस्पताल पानी पानी हो गया। अस्पताल में इतना पानी भर गया कि अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया। तस्वीर इस अस्पताल के भीतर की, जहां पर घुटनों तक ये पानी भरा हुआ है, जहां तहां सामान इसमें तैर रहा है और गंदगी और व्यवस्था का बुरा हाल। यूपी के महोबा के एक अस्पताल के अंदर की तस्वीरें, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इलाज किया जा रहा होगा, कैसे चिकित्सा मुहैया करवाई जा रही होगी, जब अंदर पानी से नर्सेज और डॉक्टर को जूझना पड़ रहा है। मुंबई की बात करेंगे, जहां पर कई इलाकों में आज फिर से मूसलाधार बारिश हुई। हिंद माता समेत मुंबई के कई इलाकों में बारिश के बाद जल जमाव हो गया। कई जगहों पर बारिश के बाद ट्रैफिक बाधित है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। वहां से ये रिपोर्ट देखिए। सोमवार सुबह से मुंबई के कई इलाकों में भारी बरसात देखी जा रही है। इस वक्त मुंबई के हिंद माता इलाके में है, जहां लो लाइंग एरिया माना जाता है, वहां पर पानी सुबह में भर गया था। इस वक्त बीएमसी प्रशासन जो पानी भरा हुआ है उससे निकालकर रास्ता साफ करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मंडे सुबह का दिन है, लोग ऑफिस आना जाना शुरू करेंगे तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम लो लाइंग एरिया में मुंबई में देखी जा सकती है। जहाँ तक मौसम विभाग की बात है तो उनका कहना है कि सुबह में जो बारिश हुई है वो छोड़कर मुंबई के ऊपर ऐसे ज़्यादा बारिश का अंदेशा नहीं है। तो आज सुबह के बाद ज़्यादा बारिश नहीं होगी ऐसा अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। लेकिन फिलहाल जो सुबह की बारिश हुई थी उससे लो लाइंग एरिया में जल भराव सामने आ रहा है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। बात अब राजस्थान की सियासी जंग की करेंगे, जहां की लड़ाई अब दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के नोटिस पर सुनवाई होनी है। राजस्थान की लड़ाई को अब कांग्रेस ने राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। आज पूरे देश में कांग्रेस राजभवन का घेराव करने जा रही है। राजस्थान की सियासत को लेकर अब कांग्रेस के निशाने पर केंद्र सरकार है। पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हर राज्य के अंदर राज्यपाल भवन पे प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से कहेंगे कि यहाँ पर कि राजभवन यहाँ पर फटाफट विधानसभा का सत्र बुलाए। प्रियंका गांधी ने भी राजस्थान की सियासत को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। संकट के समय नेतृत्व की पहचान होती है। कोरोना के राष्ट्रीय संकट में देश को जनहित में काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है, मगर केंद्र की बीजेपी सरकार ने जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश कर अपनी मंशा और अपना चरित्र साफ कर दिया है। जवाब जनता देगी। राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस नेता अब खुलकर बोल रहे हैं। अशोक गहलोत के मंत्री ने राज्यपाल को बीजेपी का कार्यकर्ता कह दिया, जिससे बीजेपी भड़क गई। हम तो सब कानून के अनुसार मान रहे हैं, लेकिन आप भी तो मानिए, बीजेपी के गवर्नर बीजेपी के नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर गवर्नर साहब नहीं सोच सकते। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री राजभवन को घेरने की और सुरक्षा की जिम्मेवारी से बचने का बयान देता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का नकाब सही तरीके से उतर गया है। राज्यपाल भी कांग्रेस के हमले को लेकर
एक्शन की तैयारी में है। कल कलराज मिश्रा ने आला अधिकारियों के साथ मामले को लेकर चर्चा की। वहीं सीएम अशोक गहलोत अभी भी विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं। गहलोत कैबिनेट ने 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। सूत्र के माने तो इसमें कोरोना पर चर्चा की बात कही गई है। राज्य में 6 बिलों को विधानसभा में पेश करने का हवाला भी दिया गया है। वहीं प्रस्ताव में कहीं भी बहुमत साबित करने का जिक्र नहीं किया गया है। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ जयपुर से शरद कुमार और देव अंकुर, आज तक। जयपुर से हमारे संवाददाता शरद कुमार इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या आज ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा या फिर नहीं? नेहा, इस लड़ाई में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। दोनों तरफ से टाइम बाय आउट किया जा रहा है अपनी रणनीति बनाने के लिए। राजस्थान हाई कोर्ट में अब थोड़ी देर बाद बहुजन समाज पार्टी के जो 6 विधायक हैं जिनका विलय हुआ है कांग्रेस में, उसको लेकर याचिका दायर की जाएगी और बीजेपी की पहले से जो याचिका पड़ी हुई है उस पर सुनवाई शुरू होगी। इसके अलावा जनहित याचिका एक और दायर की जा रही है राज्यपाल के आचरण के खिलाफ। यानी मामले अब कोर्ट में लड़े जाएंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक बड़ी चर्चा है कि विधानसभा अध्यक्ष अपनी याचिका वापस ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वहां पर मामला लंबा खींचेगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस ने तय किया है कि कोर्ट और जांच एजेंसियों को छोड़कर सड़क पर लड़ा जाए और एक दबाव बनाया जाए। इसीलिए प्रदर्शन रखा गया है। लेकिन प्रदर्शन से भी डर रहे हैं कि अगर जयपुर में प्रदर्शन हुआ तो कानून व्यवस्था का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसलिए जयपुर में कहीं भी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, न राजभवन में न बाहर। बिल्कुल केवल फेयरमाउंट होटल के बालरूम में एक सभा होगी और सभा को अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के दूसरे नेता संबोधित करेंगे। नहीं शरद, अगर ऐसा ही था, अगर सबकी नजरें आज राजस्थान इतनी चिंता थी और ये चिंता थी कि राष्ट्रपति शासन ना लगाया जाए, तो शुक्रवार को हमने देखा था कि राजभवन के भीतर ही प्रदर्शन शुरू हो गया था। फिर वहां पर क्यों प्रदर्शन किया गया? नेहा, ये जो आफ्टर थॉट्स होते हैं, उस समय क्या अचानक से जब झटका लगा इन्हें, पहले सुप्रीम कोर्ट से लगा था, हाई कोर्ट से लगा था, तो गुस्से में पहुंच गए और उन्हें लगा कि गुस्से में हम बात मनवा लेंगे। लेकिन जब लगा कि बीजेपी काफी फूंक कर कदम रख रही है और रणनीति से चल रही है, तब इन्होंने वापस कदम खींचे हैं और अब इनको लगता है कि उस दिन जो कुछ किया वो हमारे खिलाफ जा सकता है। इसलिए एक कदम पीछे खींचकर अब नई रणनीति बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने नहले पे दहला मार दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से व्हिप जारी किया है और हाई कोर्ट में जा रहे हैं, अगर ये 6 विधायकों की सदस्यता खत्म होती है, जैसा कि कोई हरियाणा हाई कोर्ट का वो निर्णय बता रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका लग सकता है। इसी वजह से कांग्रेस के खेमे में मायूसी है और मायूसी जो है उसको ये गुस्सा बनाकर सड़क पर लड़ना चाहते हैं और अब सड़क पर लड़ने की रणनीति अपना रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि कोर्ट में सड़क पर लड़ने की रणनीति है। लेकिन इससे जयपुर अछूता रहेगा। अलग अलग राजभवनों में आज प्रदर्शन की तैयारी की गई है, लेकिन राजस्थान के राजभवन में ऐसा नहीं किया जाएगा। बहरहाल अब बात कोरोना संक्रमण की करेंगे। देश भर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तेजी से फैल रहा है, मगर इस संक्रमण के बीच देश खुद को ढाल रहा है। इसीलिए इस कोरोना काल में भी अब अनलॉक 3 की तैयारियां चल रही है। माना जा रहा है कि अनलॉक 3 में शर्तों के साथ सिनेमा हॉल्स और जिम खोले जा सकते हैं। 1,85,000 के पार चला गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोरोना की लड़ाई देश पूरे एहतियात के साथ लड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। कोरोना ने यूं तो देश में डर का माहौल बना दिया है, लेकिन इस कोरोना काल में भी धीरे धीरे स्थितियों को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। अब चर्चा चल निकली है कि कोरोना की मार सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस विषय में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कई बातें कही गई हैं। 1 अगस्त से अनलॉक 3 शुरू हो रहा है। 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खुल सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ हॉल खोलना चाहते हैं, जबकि सूचना प्रसारण मंत्रालय चाहता है कि 25% दर्शकों के साथ ही सिनेमा हॉल खोले जाएं। सिनेमा हॉल में 2 गज की दूरी और जरूरी एहतियात बरते जाएं। अनलॉक 3 में
जिम भी खोले जा सकते हैं। जिम मालिक बहुत दिन से जिम खोलने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया है। वहीं राज्यों के लिए भी अनलॉक 3 में कुछ और ढील दी जा सकती है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मार्च महीने में पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जो जून महीने तक चला। 30 जून को अनलॉक 3 के तहत कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन में ढील दी गई थी, जिसमें आर्थिक प्रतिबंधों को खोला गया। उसके बाद 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हुआ, जो 31 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। अब अनलॉक 3 में उम्मीद की जा रही है कि राहत की एक तीसरी किश्त मिलेगी। लेकिन इस राहत की किश्त में इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए 2 गज की दूरी और जरूरी नियमों का पालन करते रहें। आज तक ब्यूरो। अब कोरोना से जुड़े ताजे आंकड़े आपको दिखा देते हैं। कुल मरीजों की संख्या 14,35,000 के पार पहुंच गई है। 32,771 मरीज दम तोड़ चुके हैं। देश भर में कुल मरीजों की संख्या 14,35,453 है। मरने वालों का आंकड़ा 32,771। सोनू सूद इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि सुपर हीरो बनकर वो सामने आए हैं। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो ने सोनू सूद को ऐसा भावुक किया कि उन्होंने गरीब किसान के परिवार को ट्रैक्टर पहुंचा दिया। जिस परिवार के घर में खेत जोतने के साधन नहीं थे, परिवार की 2 बेटियां माता पिता की मदद के लिए हल जोत रही थीं। उनके लिए एक्टर सोनू सूद मसीहा बनकर आए और परिवार को गिफ्ट में एक ट्रैक्टर दे दिया, जिसके बाद इस गरीब परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। నిజంగా ఆయన సినిమాల్లో విలన్ వేషాలు వేసిన ఆయన రియల్ హీరో అనిపించింది ఆ రోజు. అది ఈ రోజు మాకు కూడా వర్తించి మాకు కూడా సహాయం చేయడానికి ముందుకు వచ్చి మాకు నిజంగా మా అందరికీ దేవుడై నిలిచినాడని చెప్పేసి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. कुछ दिन से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें आंध्र प्रदेश के चित्तूर में गरीब परिवार की बेटियां हल जोतने को मजबूर थीं। ये तस्वीरें देखने के बाद सोनू सूद खुद भावुक हो गए और वीडियो शेयर करते हुए 2 बैल देने की बात कही। कल सुबह उनके पास बैल की एक जोड़ी होगी। लड़कियों को अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने दे। कल से 2 बैल अपने खेतों की जुताई करेंगे। किसान इस देश का गौरव है, उनकी रक्षा करें। इस ट्वीट के कुछ घंटे बाद ही सोनू सूद का मन बदल गया। उन्होंने किसान परिवार की बड़ी मदद करने की ठानी और बैल की बजाय ट्रैक्टर देने का वादा किया। ये परिवार बैल की एक जोड़ी के लायक नहीं, बल्कि वे एक ट्रैक्टर के लायक हैं। इसलिए आपको भेज रहा हूं। शाम तक एक ट्रैक्टर आपके खेतों की जुताई कर रहा होगा। खुश रहें। सोनू सूद ने वादे के मुताबिक अपना काम भी किया और परिवार के पास अगले ही दिन ट्रैक्टर पहुंच गया। अब इस खेतों में बेटियां नहीं काम करेंगी, बल्कि ट्रैक्टर दौड़ेगा, सोनू सूद का ट्रैक्टर। इस परिवार के लिए सूद किसी मसीहा से कम नहीं है। आशीष पांडे, चित्तूर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।